Rajan sir, Rajan sir, good morning class. Today we are going to learn chapter number 10, respiration in organisms. आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पायर करते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हम इसको लर्न करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो बेटा मोस्टली जो है स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो वो बताते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। पहले मैं ब्रीदिंग बताता हूं क्या होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, सिंपली ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज नोन एज ब्रीदिंग। ये तो एक स्मॉल पार्ट है रेस्पिरेशन का। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है। जो ब्रीदिंग वाला पार्ट है वो तो होगा ही होगा। रेस्पिरेशन में क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, ये पार्ट तो है। अब होता क्या है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो वो ऑक्सीजन हमारे डाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स होके और एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, डाइजेशन का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब उसी में हमने ये ऐड कर देना है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होके एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या रहेगा कि ब्रेक डाउन ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। अब देखिए ब्रीदिंग में क्या था, सिंपल, टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल ये वाला प्रोसेस। तो ये प्रोसेस तो रेस्पिरेशन में भी होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। बट रेस्पिरेशन में दूसरा और प्रोसेस क्या है, ऑक्सीजन कंबाइंड विद फूड एंड रिलीज एनर्जी। ये एनर्जी वाला कंसेप्ट आ जाएगा रेस्पिरेशन में। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। चलिए रीड करते हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा सभी अपना बुक भी आपके साथ रखेंगे, पेज नंबर 108 109 को ओपन करेंगे। चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। वन डे भुजो वाज eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. ठीक है, तो अगेन वही है कि जो हमारी बुक में दो करेक्टर चलते हैं, भूजो एंड पहेली, जो आपस में क्वेश्चनिंग करते रहते हैं। तो क्या होता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वो मिलने के लिए काफी उत्सुक थे और वो काफी हरी यानी कि जल्दी में थी उनको रिसीव करने के लिए। कहाँ पे, बस स्टॉप पे। ही रन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट। ठीक है, वो दौड़ के जाते हैं और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पे पहुंच जाते हैं। ही वाज ब्रीदिंग रैपिडली। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या होता है, वही सांस लेना, टेक इन ऑक्सीजन गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, बट रैपिडली, जल्दी जल्दी वो सांस ले रहे थे, ब्रीदिंग कर रहे थे। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज ब्रीदिंग सो फास्ट। अब ग्रैंड मदर उनसे पूछते कि भाई आप इतना फास्ट फास्ट क्यों ब्रीद कर रहे हो, इतनी तेजी से क्यों सांस ले रहे हो। भुजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। तो भुजो ने बताया कि वो पूरे रास्ते में दौड़ते हुए आया है। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। अब उसके दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है, ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीद फास्टर। क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम नॉर्मली चलते हैं या बैठे हुए होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, तब तो हम ज्यादा फास्ट ब्रीद नहीं करते, लेकिन अगर मैं दौड़ के आया हूं तो मैं फास्ट ब्रीद क्यों कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बनता है। द आंसर टू द भूजोज क्वेश्चन लाई इन द अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीद। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो उस क्वेश्चन में है कि व्हाई वी ब्रीद, हम ब्रीद ही क्यों करते हैं। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ये दो डेफिनेशन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। सो ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का ही पार्ट है ब्रीदिंग।
ठीक है जी। तो लेट अस लर्न अबाउट द रेस्पिरेशन। अब हम रेस्पिरेशन के बारे में लर्न करते हैं। तो व्हाई डू वी रेस्पायर, कि हम रेस्पायर ही क्यों करते हैं, क्यों हमें रेस्पिरेशन की क्यों आवश्यकता होती है। In chapter 2, you learned that all the organisms are made up of small microscopic unit called cell. ये चैप्टर 2 में भी पढ़ा बेटा हमने, और फर्स्ट में भी लर्न किया था। चैप्टर फर्स्ट में तो सेल का डायग्राम भी आया था, ठीक है। तो वहां पे मैंने एक सेल का डायग्राम बनाया था। तो 3 मेन पार्ट होते हैं सेल के, ठीक है। जो आउटर कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। उसके सेंटर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और आउटर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक जेली लाइक एक लिक्विड सा होता है, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इस सेल के 3 पार्ट थे, वहां पे डिस्कस किए। चैप्टर नंबर 2 में फिर अमीबा भी आया था। अमीबा क्या था, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बना हुआ है। तो यानी सेल के बारे में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो फिर से यही सेल वर्ड आने वाला है। तो सेल होता क्या है, कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल है, चाहे प्लांट है, चाहे वो सिंगल सेल से बने हुए हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए, तो हर एक ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनता है, एक टाइनी यूनिट से मिलकर बनता है, एक छोटी से छोटी यूनिट से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल। और सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल से ही बनता है, और जो फंक्शनिंग होती है उस ऑर्गेनिज्म की, वो भी किसकी वजह से होती है, सेल। सेल परफॉर्म करते हैं तभी वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर पाता है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेल से ही मिलके बनता है। तो स्मॉल स्मॉल सेल कंबाइंड होते हैं तब जाके कोई एक ऑर्गेनिज्म बनता है। A cell is the smallest structural and functional unit of an organism। ये फिर से डेफिनेशन आ गई है। तो सेल की डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। व्हाट इज ए सेल, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction। हर एक सेल का अपना अलग अलग क्या होता है, फंक्शन होते हैं। कोई न्यूट्रिशन में, ठीक है, हमारी बॉडी को पोषण देने में, ट्रांसपोर्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने में, एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में, रिप्रोडक्शन न्यू सेल को जनरेट करने में। तो हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। टू परफॉर्म दीज फंक्शन सेल नीड्स एनर्जी। अब ये परफॉर्म जो करने हैं, जो फंक्शन ये करने हैं, इनके लिए क्या चाहिए, सेल को एनर्जी चाहिए। हम भी कोई काम करते हैं तभी कर पाते हैं जब हमारे अंदर एनर्जी होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो फूड से मिलती है, ठीक है। और अभी हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है आपको। क्या होता है रेस्पिरेशन, कि फूड के साथ ऑक्सीजन सेल के अंदर जब एनर्जी रिलीज करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। और वही एनर्जी होती है जो सेल को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। और जब सेल परफॉर्म करती है तो ह्यूमन बीइंग है, चाहे एनिमल है, चाहे प्लांट है, वो परफॉर्म करते हैं। तो अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ मिलनी चाहिए, उसकी सेल के अंदर। तभी वो ऑर्गेनिज्म कोई भी काम या फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। To perform these functions, cell needs energy. Even when we are eating, sleeping or reading, we require energy. हमें भी खाते हुए, सोते हुए या रीड करते हुए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है। कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। आप बता सकते हैं कि क्यों आपके पेरेंट्स आपको बार बार इंसिस्ट करते रहते हैं, बार बार आपको कहते रहते हैं कि आपको रेगुलरली खाना खाना चाहिए। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। फूड के अंदर क्या होता है, एनर्जी होती है, विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फिर से वर्ड आ गया, ये एनर्जी कब रिलीज होती है, कब निकल के आती है, रेस्पिरेशन में। सो अगेन मैं रेस्पिरेशन को फिर से रिवाइज करवाता हूँ। व्हाट इज रेस्पिरेशन, कि भाई जो डाइजेशन का चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं। डाइजेशन में क्या था, फूड धीरे धीरे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ब्रेक डाउन होता चला जाता है, ब्रेक डाउन होता चला जाता है। और अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो किस में मिल जाता है, ब्लड में। और ब्लड उस फूड को हर एक सेल तक, सिंगल सिंगल सेल तक पूरी बॉडी में पहुंचा देती है, ब्लड के थ्रू, ठीक है जी। अब ब्लड के थ्रू वो डाइजेस्टेड फूड तो पहुंच गया है। उसी डाइजेस्टेड फूड के साथ अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन हमने ली है ब्रीदिंग के थ्रू, वो ऑक्सीजन उस डाइजेस्टेड फूड के साथ जाके मिक्स हो जाएगी ब्लड के अंदर।
और फिर क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी हर एक सिंगल सेल तक पहुंचेगी, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन याद रखना बेटा आप लोगों को। तो रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। Therefore, all living organisms respire to get energy from food. तो पहला ही बेटा आज का हमारे जो टॉपिक का जो फर्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें पहला ही क्वेश्चन ये बनता था, व्हाई डू वी रेस्पायर। ठीक है, व्हाई डू वी रेस्पायर, कि हमें रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों होती है, क्यों हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं। तो ऑल, उसका आंसर यहां से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो हम रेस्पिरेशन इसलिए करते हैं ताकि हमें फूड से एनर्जी मिल सके। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, हम एयर को ब्रीद करते हैं और उसी एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन भी होती है। यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन, वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो एयर हम ब्रीद आउट करते हैं उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो हम ब्रीद इन करते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। क्योंकि हमें पता है, लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा, सिक्स्थ में भी, कि एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी गैसेज हैं उसमें 78% तो क्या है, नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और 1% में अदर गैसेज आती हैं। और उस अदर गैसेज में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.004% है, बहुत लिटल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में है। लेकिन जब हम ब्रीद इन करके ब्रीद आउट करते हैं तो वो 0.004 से इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स हुई, ऑक्सीजन मिक्स हुई तो एनर्जी रिलीज हुई, और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है। तो ब्रीद आउट एयर में ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। और जो ब्रीद इन एयर होती है, जिस एयर को हम ब्रीद इन करते हैं, उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होता है। तो वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीद इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। जो हम एयर ब्रीद करते हैं उसमें जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचती है और अल्टीमेटली कहां तक पहुंच जाती है, सेल तक। इन द सेल, ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। अब सेल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड जो पहुंचा है वहां पे ऑक्सीजन भी पहुंच जाती है और उस फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्म बन जाती है बेटा, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, सेलुलर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। क्या होगा सेलुलर रेस्पिरेशन में, कि सेल के अंदर क्या है, डाइजेस्टेड फूड पहुंच चुका है और वहीं पे ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन होके उसको ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी रिलीज करती है। इसी को हम क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, या सिंपल रेस्पिरेशन भी पूछा जाए तो यही डेफिनेशन रहेगी। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सभी ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। इन द सेल द फूड, फूड मीन्स ग्लूकोज, अब जो फूड था हमारा वो ब्रेक डाउन हो चुका है डाइजेशन के प्रोसेस से, और जब वो किसके अंदर, ब्लड के अंदर मिक्स होगा तो ग्लूकोज की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। सेल के अंदर जो फूड है, अब वो सिंपल वो फूड नहीं जो हमने खाया है, नो, वो डाइजेस्ट हो चुका है। डाइजेशन वाले चैप्टर में हम बिल्कुल एक्सप्लेन किया था हमने वहां पे, कि डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ब्लड में मिक्स हो गए, उस फूड की हम बात कर रहे हैं, वो ग्लूकोज की फॉर्म में है, ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और किसको यूज करके, ऑक्सीजन को यूज करके। when the breakdown of the glucose occur with the use of oxygen it is called aerobic respiration। aerobic respiration, ये भी आप अंडरलाइन कीजिएगा बेटा। रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप की है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो पहले एरोबिक को मार्क कीजिए, when breakdown of glucose occur with the use of oxygen it is called
एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन कहिए या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहिए, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। उसी के साथ फिर आपने ये इक्वेशन लिखनी है जो नीचे लिखी हुई है, ग्लूकोज एरो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फिर उसके राइट हैंड साइड में आप क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो यानी कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होती है तो क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, प्लस वाटर रिलीज होता है, और क्या रिलीज होता है, एनर्जी। वही एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, उसी से हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। क्लियर है बेटा? तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है एनारोबिक। फूड कैन आल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एनारोबिक की आप डेफिनेशन लिखेंगे, फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होती है तो उसको क्या कहेंगे हम, एरोबिक रेस्पिरेशन, और विदाउट ऑक्सीजन होती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये दो टाइप की रेस्पिरेशन रहेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो एयर के बिना भी सर्वाइव कर जाते हैं, दे आर कॉल्ड एनारोब्स। क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं इसीलिए उनको क्या कहते हैं, एनारोब्स। They get energy through anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose break down into alcohol and carbon dioxide. तो in the absence में, जैसे हमने in the presence में रीड किया ना कि ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एब्सेंस में ये इक्वेशन आपने एनारोबिक में लिखनी है। क्या क्या होगा भाई, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, तो इसमें एल्कोहल आ जाएगा, तो एल्कोहल रिलीज होता है। यानी कि जो ईस्ट है अगर वो ब्रेक डाउन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनाएगी, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन के साथ साथ आपने ये वाली इक्वेशन भी लिखनी है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ईस्ट जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। उनकी जो रेस्पिरेशन होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और इस प्रोसेस में अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। यील्ड, ये यील्ड वर्ड बेटा बहुत बार आएगा, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ये पहले भी कई बार आ चुका है। यील्ड, YIELD, यील्ड। तो यील्ड का क्या मीनिंग होता है, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करना, आउटपुट। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, क्या आउटपुट होती है, अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। इसीलिए ईस्ट को कहां पे यूज करते हैं, वाइन और बियर की प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं, वो अल्कोहल बनाते हैं। तो आवर मसल सेल कैन आल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। हमारी जो मसल सेल हैं, मसल जो है वो भी सेल से मिलकर बनी हुई है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी एनारोबिकली रेस्पायर कर सकती हैं, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े से टाइम के लिए। व्हेन देयर इज ए टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारी किसी एक पर्टिकुलर बॉडी की जो सेल है उसमें ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो वहां पे जो रेस्पिरेशन होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। और ऐसा कब होता है, जब हम रनिंग करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, कोई हैवी वर्क करते हैं, तब ऐसा हो सकता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई। इस प्रोसेस में एनर्जी बहुत चाहिए होती है बॉडी को, चाहे हम साइकिलिंग करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, हैवी वेट लिफ्टिंग करें। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम बॉडी तक पहुंच पाती है एनर्जी रिलीज करने के लिए। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। अब उस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए मसल सेल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो कैसे होता है, ग्लूकोज इन मसल सेल, मसल सेल की हम बात करते हैं, पहले यीस्ट के केस में था
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो ये इक्वेशन भी आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में लिखना है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप दो इक्वेशन लिखेंगे, एक तो लास्ट पेज पे जो थी आपकी, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। सेकंड इक्वेशन ये भी लिखेंगे, वो ईस्ट के केस में था, ये मसल सेल के केस में है। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या देगा बेटा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो एक लैक्टिक एसिड हमारा प्रोड्यूस होगा मसल्स के अंदर। और आपने महसूस भी किया होगा, जब हैवी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं मसल्स के अंदर क्रैम्प आ जाते हैं, मसल्स दुखने लग जाती है। वो जो पेन होती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा अमाउंट में पहुंचती नहीं है। रेस्पिरेशन जो होती है वो एनारोबिक होती है, और एनारोबिक में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर कुछ टाइम के बाद जब हम बैठ जाते हैं, जब रिलैक्स करते हैं या उस पर्टिकुलर एरिया को थोड़ा मसाज करते हैं, तो वो क्रैम्प ठीक हो जाते हैं, यानी फिर पेन होना बंद हो जाता है। वो क्या हुआ, फिर वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच गई है, जैसे ही ऑक्सीजन वहां पहुंच जाएगी वो क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड का जो प्रोड्यूस होना वो बंद हो जाता है, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये था मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, कि भी हैवी एक्सरसाइज के बाद क्यों मसल्स क्रैम्प होते हैं। द क्रैम्प अकर व्हेन द मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली। तो तब क्रैम्प आते हैं हमें कि जब हमारी जो मसल सेल है एनारोबिकली रेस्पिरेशन करे। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। जो ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन है, पार्शियल होता है आधा अधूरा, पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं होता ग्लूकोज, तो क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल्स क्रैम्प्स। तो वो लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है वही क्या प्रोड्यूस करता है, क्रैम्प्स को प्रोड्यूस करता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। कि भाई जहां पे क्रैम्प आए हुए हैं ना मसल्स में, या तो वहां पे हॉट वाटर बात करें, गर्म पानी की वहां पे मसाज भी कर सकते हैं, या सिंपल मसाज भी करें तो ठीक हो जाते हैं। कैन यू गेस व्हाई इट इज सो। हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, और जहां तक ब्लड अच्छे से पहुंचेगा वहीं पे ऑक्सीजन भी पहुंच जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होके ही पहुंचती है। एज ए रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीज। तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो मसल क्रैम्प नहीं होंगे। नेक्स्ट है बेटा ब्रीदिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग। सो एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं, क्लोज योर नोस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट द वॉच। ठीक है, माउथ और नोस्ट्रिल, नाक को बंद करके वॉच को देखिए। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम। भाई हमें बिल्कुल सांस ही नहीं आ रही है, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज। ऐसा ट्राई आपने करना नहीं है, ठीक है। तो बस बहुत कम टाइम के लिए हम अपनी सांस को रोक पाते हैं। नोटिस डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। ज्यादा देर ब्रीदिंग किए बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाते। ब्रीदिंग मीन टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ये ब्रीदिंग की डेफिनेशन है, नोट डाउन दिस, अंडरलाइन कीजिएगा। व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हेल्प से ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, ब्रीदिंग। ये सिंपल ब्रीदिंग होता है बेटा, ठीक है। अब ब्रीदिंग में दो पार्ट है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये बेटा सारी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको लिखने के लिए भी दूंगा मैं, तो साथ के साथ इनको मार्क करते रहिएगा। तो ब्रीदिंग के बाद है इनहेलेशन।
एंड एक्सहेलेशन, 2 आईटी आपकी ये भी रहेंगी। इनहेलेशन क्या होता है? टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। कि जब हम ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी में लेते हैं, इनहेलेशन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर छोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन। सो इनहेलेशन में क्या करेंगे? अंडरलाइन दिस, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। एक्सहेलेशन के लिए मार्क कीजिए, गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड is known as exhalation. It is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism. ये continuous process है, पूरी लाइफ ऐसे ही चलता रहता है। The number of time a person breathe in a minute is termed as breathing rate. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा आपकी ब्रीदिंग रेट। कि ब्रीदिंग रेट हम किसको कहेंगे? 1 मिनट के अंदर कितने टाइम्स हम ब्रीद करते हैं उसको हम कहेंगे ब्रीदिंग रेट। अब वन ब्रीद का क्या मीनिंग है? देखिए, वन ब्रीद किसको कहेंगे? वन ब्रीद होता है बेटा, एक बार हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसको वन ब्रीद काउंट करते हैं। तो व्हाट इज वन ब्रीद? वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन, उसको हम कहेंगे वन ब्रीद। तो हम 1 मिनट के अंदर, आप अपना खुद का भी काउंट कर सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितनी बार आप ब्रीद करते हैं। जितने भी नंबर ऑफ टाइम आप ब्रीद करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट। सो अंडरलाइन दिस, ब्रीदिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। 1 मिनट में कोई भी पर्सन कितने टाइम ब्रीद करता है उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटिवली। एक बार इनहेलेशन, टेकन इन ऑक्सीजन, फिर एक्सहेलेशन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्रीद मींस 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। इसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा, ब्रीदिंग रेट के साथ ही लिख देना है कि व्हाट इज वन ब्रीद? वन ब्रीद मींस 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, इसको वन ब्रीद कहेंगे। सो वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट? क्या आप भी अपना ब्रीदिंग रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक स्टॉप वॉच लीजिए या मोबाइल के अंदर आप स्टॉप वॉच जो उसको आप स्टार्ट कीजिएगा और 1 मिनट का उसमें टाइम सेट कीजिएगा, ठीक है? और फिर आप काउंट करते रहिएगा कि 1 मिनट के अंदर कितने बार आपने ब्रीद किया है। और फिर से मैं बताता हूं, एक ब्रीद का क्या मीनिंग रहेगा? एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, उसको 1 ब्रीद काउंट करेंगे। फिर इसी तरह से दूसरा, तीसरा, तो आप देखेंगे 1 मिनट में आपने कितने टाइम ऐसा किया है। Do you want to know whether it is constant or it is changing according to the requirement of the oxygen of the body? भी क्या ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है या कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है? सो लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब सिंपल एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं क्या ये चेंज होता है। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। हमें नहीं पता लगता कि हम ब्रीद भी करते हैं। हाउएवर इफ यू ट्राई, यू कैन काउंट योर ब्रीद रेट ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग रेट को आप काउंट कर सकते हैं। ब्रीद इन एंड आउट नॉर्मली, मीन्स आप नॉर्मली आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट कीजिए जैसे आप बैठे हुए हैं रिलैक्स करके। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन अ मिनट। 1 मिनट में कितनी बार आपने ब्रीद इन किया है और कितनी बार ब्रीद आउट किया है। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सहेल? क्या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के नंबर ऑफ टाइम सेम है? नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीद पर मिनट। फिर से आ गया ना ब्रीदिंग रेट। आफ्टर ब्रिस्क वॉक, थोड़ा सा धीरे धीरे चलने के बाद। आफ्टर रनिंग, दौड़ने के बाद। एक तो आप चल के जाएं और एक दौड़ के जाएं, तो आप देखते हैं ना जब दौड़ के जाएंगे तो ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाएगी, तो ब्रीदिंग बढ़ेगी तो ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। अब फिर बिल्कुल रेस्ट करने के बाद काउंट करो, तो तीनों ही केस में आपको ब्रीदिंग रेट डिफरेंट मिलेगा। टेबुलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन विद दोज ऑफ योर क्लासमेट। क्लासमेट या फ्रेंड के साथ भी आप ब्रीदिंग रेट को कंपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट व्हेनेवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, जब भी किसी पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिएगी, ही सी ब्रीद फास्टर, वो क्या करेगा? फास्ट ब्रीद करेगा। सो अंडरलाइन दिस, whenever a person need extra energy
ही सी ब्रीज फास्टर, वो फास्टर ब्रीद करेगा। जितनी फास्टर ब्रीद करेगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, जितनी ज्यादा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी उतना ही ज्यादा रेस्पिरेशन होगा, जितनी ज्यादा रेस्पिरेशन होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बॉडी में उतना ही ज्यादा फास्ट हम कोई भी काम कर पाएंगे। तो किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे रिलीज होगी? रेस्पिरेशन में रिलीज होगी। रेस्पिरेशन कब होगी? जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होगी, ठीक है। और ऑक्सीजन ज्यादा होने के लिए ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्टर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी एक टेबल है आपके पास। नेम ऑफ क्लास में नॉर्मल कंडीशन में आफ्टर अ ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट, 10 मिनट चलने के बाद, एक 100 मीटर दौड़ने के बाद, और एक रेस्ट पे, चारों कंडीशन में आप ब्रीदिंग रेट को काउंट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ज्यादा एनर्जी हमें चाहिएगी, एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हमारे सेल तक जाएगी। इट स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज, तो ज्यादा ऑक्सीजन से क्या होगा कि जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड है वो स्पीड अप हो जाएगा और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। डज दिस एक्सप्लेन व्हाई डू वी फील हंग्री आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी? तो क्या आपको पता लगा कि क्यों ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी के बाद हमें भूख लगती है? वो इसीलिए लगती है बेटा, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं, सभी फिजिकल एक्टिविटी में हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। ब्रीदिंग रेट से हमारे अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाती है, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी उतनी ज्यादा रेस्पिरेशन होगी, जितनी रेस्पिरेशन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ही फूड ब्रेक डाउन होगा। तो जितना जल्दी से फूड ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करेगा उतनी जल्दी हम हंग्री हो जाएंगे, उतनी जल्दी हमें भूख लगेगी। So when you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? Drowsy, जब हम थकावट सी महसूस करते हैं तो क्या हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जाती, तो जब भी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम थोड़ा सुस्त हो जाएंगे, ड्राउजी हो जाएंगे, हमें नींद सी आने लग जाएगी, ठीक है। और जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन रहेगी हम एनर्जेटिक रहेंगे, हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी, ठीक है जी। तो अब ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं। ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीद इन एंड आउट 15 to 18 टाइम इन अ मिनट। रेस्ट कंडीशन में एवरेज जो ह्यूमन बीइंग का ब्रीदिंग रेट है वो 15 से 18 टाइम्स इन अ मिनट है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, अगर हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम पर मिनट, वो 25 टाइम पर मिनट तक हो जाता है। तो while we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breath and thus inhale more oxygen। तो हैवी एक्सरसाइज में ब्रीदिंग रेट तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके साथ साथ हम डीप ब्रेथ भी लेते हैं, ठीक है, लंबी सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाए। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी उतनी ही ज्यादा रेस्पिरेशन होगी और उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। सो बेटा अब कुछ एक एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी 10.3 में, इसमें आपने सिंपल देखना है, बहुत सारे यहाँ पे हो रहे हैं। वेरिएशन इन अ ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी में, ठीक है। स्लीपिंग, व्हाइल वॉशिंग क्लॉथ, ठीक है, फिर वाइल वॉकिंग, रीडिंग, ठीक है, और ये सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं। तो ये अलग अलग एक्टिविटी है। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं किस एक्टिविटी में ब्रीदिंग रेट फास्टर होगा, किसमें स्लो होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम इसको करना चाहें, ठीक है, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। स्लीपिंग में सबसे कम होती है ब्रीदिंग रेट। तो पहली वांट टू नो व्हाई वी यान व्हेन वी आर स्लीपी और ड्राउजी। यान, हमें वो वाई नहीं आ जाती है, मुंह को ऐसे ओपन करते हैं, ऐसे क्यों होता है जब हम ड्राउजी या स्लीपी करते हैं, ठीक है। वो इसीलिए होता है, हमारी बॉडी को चाहिए होती है ऑक्सीजन, और इसीलिए हम फिर वो ओपन माउथ करते हैं, ठीक है। तो ताकि ज्यादा एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाए और रेस्पिरेशन हो। सो कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट? तो ये जो पिक्चर में दिखाई गई है इसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने रख देना है ब्रीदिंग रेट में, ठीक है जी।
तो ये बेटा हमारा आज के टॉपिक थे। फिर से एक बार मैं टॉपिक को रिवाइज करवा देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक हमने किए हैं। ठीक है, फर्स्ट वन था सेलुलर रेस्पिरेशन, देन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एनारोबिक एंड एरोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या था, रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक में क्या होगा, एरोबिक में क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद बेटा ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में सिंपल क्या है, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। देन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन में क्या था, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। एक्सहेलेशन में गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। आफ्टर दैट ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट, एक मिनट में कितने टाइम हम ब्रीद करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट। व्हाट इज वन ब्रीद, वन ब्रीद इज इक्वल टू वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। ये मेन टॉपिक हैं जो आज हमने कवर किए हैं। ठीक है बेटा, तो ये पेज नंबर आपने रीड करने हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म हैं वो आपको फेयर नोटबुक में लर्न करके लिखनी है। हैव ए नाइस डे। अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। राजन सर, राजन सर। यस सर।